हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द हिस्टोरी का आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको वैदिक काल के बारे में बताएंगे। पहले की क्लास में हम सभी ने वैदिक काल की समाज के बारे में अध्ययन किया है। समाज में कैसे निरंतरता के तत्व हैं, परिवर्तन के तत्व हैं, इस पर हम सभी ने बात किया है। आज की क्लास में हम वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। वैदिक अर्थव्यवस्था जैसा हमने पहले उल्लेख किया है, पहले की वीडियो क्लास में हमने ये आपको बताया है कि वैदिक काल का जो भी हम अध्ययन करेंगे उनमें दो शब्दों का विशेष ख्याल करेंगे। एक तो वैदिक काल में निरंतरता के तत्व और दूसरा वैदिक काल में परिवर्तन के तत्व। तो निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों के आलोक में ही हम अध्ययन करेंगे। इसका आशय क्या है, एक बार बहुत संक्षेप में फिर हम समझ लेते हैं। हम ये देखेंगे जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जैसे अभी हम वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बता रहे हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में, जिसका समय 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक है, ऋग वैदिक काल में जो भी विकास हुआ उस विकास को हम समझेंगे और ये जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल जिसका समय 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी हो जाता है, इसको लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। इसमें इस विकास में क्या निरंतरता है, इसको समझना है और निरंतरता के साथ साथ जो परिवर्तन के तत्व हैं उनको पहचानना है। और साथ साथ यह भी आपको देखना है कि उत्तर वैदिक काल में अनेक नए तत्व भी दिखाई देते हैं, उनकी पहचान करनी है, उन तत्वों के विकास के कारणों को समझना है। और इस तरह से जब हम अध्ययन करते हैं तभी सिविल सर्विसेज में, आईएसपीसीएस में मेंस के क्वेश्चंस को हम ठीक से अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक से कर पाते हैं। यहां पर जैसे पहले हमने उल्लेख किया है कि जो भी वैदिक काल है, इस वैदिक काल में जो ये परिवर्तन के तत्व हैं उसका कारण क्या है, तो उसमें हम सभी ने इसका अध्ययन किया है कि जो समाज का बदलता हुआ स्वरूप है, उस स्वरूप में जो परिवर्तन है वो उसका कारण है। बहुत संक्षेप में यदि हम देखें तो ऋग वैदिक समाज जो कि मेनली पेस्टोरियल सोसाइटी है, पेस्टोरल सोसाइटी है, एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं ये पशुपालक समाज हमारा है। इसमें परिवर्तन हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। ये पशुपालन तो बना रहता है, लेकिन यहां पर कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाता है। पशुपालक समाज होने के कारण यहां यायावरी जीवन है, नोमैडिक लाइफ है, घुमंतू प्रकार का जीवन है, खाना बदोश जीवन है और एग्रीकल्चर होने के कारण यहां स्थायी जीवन हो जाता है। लाइफ जो है वो सेटल्ड हो जाती है। तो ये जो समाज के स्वरूप में बदलाव हो रहा है, इससे जो भी परिवर्तन है उसके मूल में ये बातें हैं। अब हम यहां वैदिक अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास
करेंगे। वैदिक अर्थव्यवस्था में जिन जिन पहलुओं पर बात करेंगे, पहले उनकी बात हम कर लेते हैं। इन पहलुओं में सबसे पहले हम पशुपालन की बात करेंगे। ऋग वैदिक काल में किस प्रकार से पशुपालन की व्यवस्था है और कैसे उत्तर वैदिक काल में इसका विकास है, इसको समझेंगे हम। इसके बाद हम समझेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में, कृषि तकनीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उस समय जो उद्योग वगैरह हैं, इंडस्ट्री और प्लस क्राफ्ट्स के बारे में, शिल्प कलाओं के बारे में, उनका अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग काम करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, व्यापार वाणिज्य के बारे में। और ये देखेंगे किस प्रकार से आंतरिक व्यापार है और कैसे विदेशी व्यापार है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड की बात करेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के जो अन्य पहलू बनते हैं, उनमें से आपको मुद्रा व्यवस्था के बारे में काम करना है। मॉनेटरी सिस्टम क्या है, मुद्रा है या नहीं है, कैसे विकास है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। साहूकारी व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो मनी लेंडिंग सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नगरीकरण के बारे में बात करेंगे। अर्बनाइजेशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले ही हमने आपको स्पष्ट किया है कि वैदिक काल को समझना बहुत आवश्यक है। वैदिक काल दो दृष्टियों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो सीधे सीधे यहां से प्रश्न आते हैं। कोई भी प्रीलिम एग्जाम हो, किसी भी स्टेट सर्विस में आप जाना चाहते हैं या किसी वनडे एग्जाम में भी जाना चाहते हैं, तो वैदिक काल से आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे। और इसके अलावा भी हमने आपको ये बताया है कि ये टॉपिक मेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है। हर साल प्रश्न आते हैं। आप आईएएस की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखिए, आपको हर साल मेंस में यहां से प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा भी हमने आपको ये स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों को आगे इतिहास विषय को लेकर के मेंस देना है या मेंस की तैयारी करना है, तो इतिहास की समझ बनाने के लिए भी वैदिक काल को समझना बहुत आवश्यक होता है। वैदिक काल एक आधार बना देता है, और जब आप वैदिक काल को अच्छे से समझ जाते हैं तो उसी विकास को आगे जोड़ते हैं। आगे उसी विकास को आप मौर्य पूर्व काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और इस तरह से जोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, अब आप व्यापार वाणिज्य की बात कर रहे हैं, उद्योग की बात कर रहे हैं, नगरीकरण की बात कर रहे हैं, मुद्रा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, साहूकारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों के साथ साथ ऋग वैदिक काल के विकास को और उत्तर वैदिक काल के विकास को देखेंगे। एक दूसरे को जोड़ेंगे हम, और इसको आगे हम फिर मौर्य पूर्व काल से जोड़ने का प्रयास करेंगे, मौर्य काल से जोड़ने का प्रयास करेंगे, गुप्त काल से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और ये अलग से विषय बन जाते हैं। प्राचीन काल में नगरीकरण, प्राचीन काल में मुद्रा व्यवस्था का विकास, प्राचीन काल में व्यापार वाणिज्य का विकास। तो इस तरह से ये अलग से आपके प्रश्न बन जाते हैं। अब यहां पर हम एक एक पहलुओं को लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पशुपालन के बारे में बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री
जैसा आप जान चुके हैं कि ऋग वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है। और पशुओं में भी जो पशु मुख्य रूप से पाले जा रहे हैं उनमें से जो मुख्य पशु है वो गाय है, जो सबसे कीमती है। इसका बहुत महत्व है, अभी आगे चर्चा करेंगे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, ये मुख्य पशु हैं। और जैसा आप जानते हैं कि वैदिक समाज आर्य संस्कृति का प्रतीक है, आर्य लोगों की बात कर रहे हैं, आर्य लोग युद्ध प्रिय थे, तो स्वाभाविक है जो घोड़ा है वो इनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी आपको जानना है। गाय जो है वो सबसे कीमती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ। वेल्थ जो है, जो सबसे बड़ा धन है, वो क्या है ऋग्वैदिक काल में? वो है आपका गाय। और इसीलिए गाय को जब व्यापार वाणिज्य होता है तो वस्तु विनिमय के साधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, एक माध्यम के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। गाय इतना महत्वपूर्ण है कि गाय के लिए गविष्ट शब्द का, युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गविष्ट का अर्थ होता है गाय की खोज। पुत्री को दुहिता कहा गया है। तो इस प्रकार से ऋग वैदिक समाज में गाय के महत्व को समझा जा सकता है। ये जो पेस्टोरल पीपल हैं ये आगे बना रहता है, पशुपालक समाज बना रहता है, इसमें निरंतरता बनी हुई है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में निरंतरता तो है, लेकिन इसमें कमी आती है। उसका कारण क्या है? अब यहां जो कृषि है वो मुख्य व्यवसाय हो जाता है। तो धीरे धीरे जो पशुओं का महत्व है वो बना तो रहता है, लेकिन कृषि होने के कारण आगे आप देखेंगे वेल्थ के रूप में लैंड का बहुत महत्व हो जाता है, भूमि का बहुत महत्व हो जाता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कृषि के बारे में और कृषि तकनीक के बारे में। ऋग्वैदिक काल में लोगों को कृषि की जानकारी है। पहले ही मैंने स्पष्ट किया है कि पशुपालन मुख्य व्यवसाय है और जो एग्रीकल्चर है वो सेकेंडरी है, वो गौड़ है। लेकिन लोग खेती करना जानते हैं। बहुत सारे शब्द आपको ऋग्वेद में मिलेंगे, जैसे बुआई है, कटाई है, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। सोइंग शब्द मिलेगा, थ्रेसिंग शब्द मिलेगा, हार्वेस्टिंग जैसे शब्द मिलेंगे। हिंदी में बुआई, कटाई और मड़ाई जैसे शब्द आप कह सकते हैं। ऋग्वैदिक जो आर्य हैं इनको ऋतुओं की जानकारी है। और इस समय ऋग्वेद में जो फाल होता है, प्लोसेयर, हल का आगे का हिस्सा, इसका उल्लेख है और संभवतः यह लकड़ी का था। फाल होने से खेती करना आसान हो जाता है। जो यहाँ की फसलें हैं उसमें जौ, बार्ले, गेहूं, वीट और राइस, चावल, जिसको व्रीहि के नाम से वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है। आगे के काल में, लेटर वैदिक काल में, इस पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम में कंटिन्यूटी बनी हुई है
निरंतरता बनी हुई है। लेकिन निरंतरता के साथ साथ विकास भी दिखाई देता है। और इस काल में, लेटर वैदिक काल में, कृषि मुख्य व्यवसाय बन जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। वनडी एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या है, तो आप कहेंगे पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या है, तो आप कहेंगे कृषि। और जो ये फसलें हैं, इन फसलों का उत्पादन जारी है, जिसमें आपने देखा जौ है, गेहूं है, चावल है। धीरे धीरे गेहूं चावल का महत्व बढ़ रहा है। प्रीलिम में आप सब तैयार करते हैं, तो इस तरह से तिलहन वगैरह के भी उत्पादन के साक्ष्य हैं। तिलहन फसलें उपजाई जा रही हैं। टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है। आगे ऐसा उल्लेख है कि ये जो हल का प्रयोग है, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, ऐसा साहित्यिक स्रोतों में उल्लेख है। और लेटर वैदिक काल में एक खास बात होती है कि लोहे का ज्ञान हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात है। स्वाभाविक है, लोहे के ज्ञान हो जाने से जो उपकरण बन रहे हैं वो बहुत प्रभावी होंगे, एग्रीकल्चर का विकास होगा। लेकिन एक बात आपको समझ कर रखनी है। सामान्य रूप से विद्यार्थी ऐसा अपने उत्तर लेखन में लिखते हैं कि चूंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ और लोहे के ज्ञान से कृषि के उपकरणों का विकास हुआ और इससे कृषि में बहुत ज्यादा विकास हुआ। हाल के जो अनुसंधान हुए हैं, जो उत्खनन कार्य हुए हैं, वो इस बात का खंडन करते हैं। इस बात को समझना है। ऐसे समझना है कि आरंभ में जो लोहे का ज्ञान हुआ है, उससे ऐसे कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है कि उत्तर वैदिक काल के आरंभिक चरण में बड़े पैमाने पर कृषि उपकरणों का विकास हुआ। तो लोहे का जो प्रभाव पड़ता है वो उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में ही, आप कह सकते हैं कि अंतिम चरणों में ही लोहे के प्रयोग से कृषि का विकास हुआ। जो उत्खनन से साक्ष्य मिले हैं उससे ये बात सिद्ध होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से कृषि और कृषि तकनीक का विकास हो रहा है। आगे हम लोग समझेंगे क्राफ्ट्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। जो उद्योग एवं शिल्प कलाएं हैं, उनके बारे में। अब जैसे ऋग्वैदिक काल जो हमारा है, इसमें अनेक प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। बहुत सारे शिल्पकार वर्ग का उल्लेख है। जैसे आपने बुनकर, कारपेंटर, बढ़ई, रथ बनाने वाला, चैरियट मेकर, इसके अलावा जो स्वर्णकार है, आभूषण बनाता है, उसका उल्लेख है। तो देखेंगे कि कई प्रकार के शिल्प कलाओं से संबंधित जो क्राफ्ट्समैन है, शिल्पकार हैं, उनका उल्लेख है। और यहां पर एक शब्द मिलता है, वो अयस शब्द मिलता है। कृष्ण अयस और अयस शब्द, ये संभवतः आरंभिक समय में कांसे या तांबे के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इससे जो धातु कर्म है, इसकी जानकारी ऋग्वैदिक काल के लोगों को है, इस बात का संकेत होता है। उत्तर वैदिक काल में इनमें निरंतरता बनी हुई है और निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन के तत्व भी हैं। इनमें विकास भी दिखाई देता है। जो शिल्प कलाएं हैं, उनका विकास हो रहा है। और खास तौर से जो कारपेंटर का काम है, लकड़ी का काम है, चर्मकार का जो काम है,
उनके काम में बढ़ोतरी हो रही है। मिट्टी का काम जो है, कुम्हार का जो काम है, उनमें बढ़ोतरी हो रही है। और यह भी आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया है, और लोहे का ज्ञान होने से जो आयरन स्मिथ है, लोहार है, उसका महत्व स्थापित हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का विकास है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, लोग अधिशेष उत्पादन करने लगे हैं, तो स्वाभाविक है शिल्प कलाओं का विकास होगा। और ये जो शिल्प कलाओं का विकास है, जो हमें ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ रहा है, ये व्यापार वाणिज्य का आधार बना देते हैं। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे व्यापार वाणिज्य के बारे में। ऋग वैदिक काल में, जैसा आप जानते हैं, कबायली समाज है, यायावरी समाज है, अभी स्थायी जीवन नहीं है, पशुपालन हो रहा है। तो यहां पर जो व्यापार के साक्ष्य हैं वो वस्तु विनिमय पर आधारित है, वस्तु विनिमय पर आधारित है। बार्टर सिस्टम यहां पर है, गिव एंड टेक। आप मुझे अनाज दो, मैं आपको वस्त्र दूंगा। आप मुझे अनाज दो, मैं आपको कृषि के उपकरण दूंगा। इस तरह से गिव एंड टेक चल रहा है। तो बार्टर सिस्टम यहां पर है। कोई मुद्रा व्यवस्था नहीं है, कोई संगठित प्रकार के व्यापार के कोई संकेत यहां पर नहीं है। और जो वस्तु विनिमय है, इनमें मुख्य रूप से जो धान है या गाय है, ये माध्यम के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऋग वैदिक काल में समुद्र का भी उल्लेख है, लेकिन जो समुद्र शब्द का उल्लेख है उससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि ऋग वैदिक आर्य समुद्र से बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे या व्यापार करते थे। इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। यहां समुद्र शब्द जो है एक बड़ी जलराशि के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेटर वैदिक काल में आपने देखा कि बड़े पैमाने पर शिल्प कलाओं का विकास हो रहा है, एग्रीकल्चर का विकास हो रहा है, कृषि का विकास हो रहा है, विशेष उत्पादन हो रहा है। तो स्वाभाविक है व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो व्यापार वाणिज्य है, इसमें न केवल निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, बल्कि विकास भी देखा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में अनेक शब्द आपको मिलेंगे। जैसे एक शब्द था श्रेष्ठी, गण, गणपति। तो ये गण शब्द है, गणपत शब्द है, सृष्टि शब्द है। ये व्यावसायिक संगठन की ओर संकेत कर रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि ऋग वैदिक काल में जो व्यापार शुरू हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में बढ़ चुका है। और अब व्यापारियों ने अपनी संगठन बनाने, संगठन का प्रमुख बनाना शुरू कर दिया है। एक ये बड़ा विकास दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में समुद्र मार्ग से व्यापार के संकेत हैं। तो इस तरह से व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि आपने देखा किस तरह से कृषि का विकास, किस तरह से उद्योग का विकास, शिल्प कलाओं का विकास, व्यापार वाणिज्य का विकास ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में स्वाभाविक है आगे साहूकारी व्यवस्था का आधार बनेगा, मुद्रा व्यवस्था का आधार बनेगा, नगरीकरण का आधार बनेगा, जिनको अभी आगे हम समझेंगे। पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया है कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे के विकास को समझने के लिए। आगे हम लोग समझेंगे मुद्रा व्यवस्था के बारे में। मॉनेटरी सिस्टम के बारे में ऋग वैदिक काल में
कोई मुद्रा व्यवस्था नहीं है। यहां पर हमने पहले ही स्पष्ट किया है, वस्तु विनिमय है, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं आर्य लोग, गिव एंड टेक की बात यहां पर हो रही है। और जो धान है या गाय है, कभी कभी इसका प्रयोग हो रहा है। निष्क एक शब्द आया है, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये सिक्के के रूप में है, मुद्रा के रूप में है, कुछ विद्वान इसे आभूषण के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत स्पष्ट नहीं है कि मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता है। सामान्य रूप से आप ये कह सकते हैं कबायली समाज है, यायावरी समाज है, पशुपालन पर आधारित है, लोगों ने लेना देना शुरू कर दिया था, लेकिन वो वस्तु विनिमय के रूप में था। वस्तुओं को, एक प्रकार की वस्तुओं को देना, दूसरी प्रकार की वस्तुओं को लेना, इस प्रकार से ये बात शुरू हो जाती है। आगे के समय में दिखाई पड़ता है ये जो निष्क जैसा शब्द है, इसका थोड़ा ज्यादा प्रयोग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माप के पैमाने जो हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे एक शब्द है कृष्णन, पाद, एक है सतमान। तो ये माप के पैमाने दिखाई पड़ रहे हैं। आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ऋग्वैदिक काल जैसा आप जानते हैं कि 1500 से लेकर के 1000 बीसी है, और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का उत्तर वैदिक काल हो जाता है। अब देखिए यहां पर एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, शिल्प कलाएं बढ़ रही हैं, व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक है जब व्यापार वाणिज्य बड़े पैमाने पर होगा तो एक मॉनेटरी सिस्टम की आवश्यकता होगी, एक मुद्रा व्यवस्था की आवश्यकता होगी। आगे आप देखेंगे जब इस विकास को आगे के विकास से जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 600 बीसी के आसपास में, लगभग 550 बीसी के आसपास में हमें पहली बार पंचमागध क्वाइंस, आहत सिक्के, दिखाई देते हैं। इनका अलग से अध्ययन होगा। पहले स्पष्ट किया है कि जो आप ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, ये आगे के विकास का आधार बनाएगा। फिर आगे हम कैसे मुद्रा व्यवस्था मौर्य काल में है, कैसे मौर्योत्तर काल में है, कैसे गुप्त काल में है, उस विकास को आपस में हम लोग जोड़ेंगे। आगे फिर हम लोग चर्चा करते हैं साहूकारी व्यवस्था के बारे में, मनी लेंडिंग के बारे में। यह भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो ऋग्वैदिक काल में साहूकारी व्यवस्था के संकेत हैं। मनी लेंडिंग का मतलब यह है कि ब्याज पर रुपए देना, साहूकारी व्यवस्था जैसा आप जानते हैं। ऋग्वेद में एक प्रसंग है और उसमें यह कहा गया है कि ब्याज के रूप में जो पैसा लिया है उसके 16वें भाग के रूप में ब्याज आपको देना है। तो इस तरह से ये जो मूलधन है उसका 16वां भाग ब्याज के रूप में है। इस प्रकार का प्रसंग है। तो साहूकारी व्यवस्था यहां पर है। आगे जैसे आप देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में इसका विकास, यानी इसमें निरंतरता है और विकास है। एक शब्द आता है उत्तर वैदिक साहित्य में कुसीद। ये ब्याज के लिए इस्तेमाल हुआ है। सतपथ ब्राह्मण में एक ग्रंथ का नाम है, उसमें ऋणदाता को, जो ऋण दे रहा है, उसको कुसीदिन कहा गया है।
कुशी दिन कहा गया है। तो इस तरह से आप वैदिक काल में साहूकारी व्यवस्था को देख सकते हैं। ऋग वैदिक काल में भी संकेत हैं, उत्तर वैदिक काल में प्रमाण मिल रहे हैं। कुशीद वृत्ति एक पेशा हो जाता है, एक आय का साधन हो जाता है। और आगे के काल में फिर इसका विकास 600 BC में कैसे हुआ, इसको आपको जोड़ने की आवश्यकता होगी। आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नगरीकरण के बारे में। ऋग वैदिक काल में जैसा आप जानते हैं कि ऋग वैदिक जो संस्कृति है वो ग्रामीण है। पशुपालक समाज है, यायावरी समाज है, कबीलाई समाज है। तो शहरों की कोई बात नहीं है, यहां पर नगर जैसी कोई बात नहीं है। आगे के ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, नगर शब्द का उल्लेख है। अब उत्तर वैदिक काल में आप देखिए, उत्तर वैदिक काल में आपने देखा कि किस तरह से कृषि का विकास है। अब जब कृषि का ज्यादा उत्पादन होगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, अधिशेष उत्पादन होगा, तो शिल्प कलाओं की विकास को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। तो कृषि में जब आपको अधिशेष मिलेगा, सरप्लस मिलेगा, तो इससे आपको शिल्प कलाओं को बढ़ावा मिलेगा। और जब शिल्प कलाओं को बढ़ावा मिलेगा तो स्वाभाविक है इससे आपका व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। और ये जो व्यापार वाणिज्य है ये नगरों के विकास को प्रोत्साहित करेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं जो कृषि शिल्प कलाओं का विकास है, व्यापार वाणिज्य का विकास है, जिसको आपने आगे समझा है, लेटर वैदिक काल के उत्तरवर्ती चरण में कुछ नगर दिखाई पड़ने लगते हैं। यद्यपि ये विकास बहुत ज्यादा नहीं है, ये विकास बहुत ही धीमा है, बहुत ही मंद है। ऐसे संकेत हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से कि जो उत्तर वैदिक काल के उत्तरवर्ती चरण में जो शहर हैं, जैसे कौशाम्बी, हस्तिनापुर, ये आरंभिक चरण में हैं। और इनको आप आद्य नगरी स्थल भी कह सकते हैं। आद्य नगरी स्थल, ये शब्द डॉक्टर रामशरण शर्मा जी ने दिया है, प्रोटो अर्बन साइट। और इसके बाद आप जब अध्ययन करेंगे 600 BC के बाद, आप देखेंगे लगातार कृषि का विकास जारी है, लोहे का प्रयोग होने लगा है, अधिशेष उत्पादन बढ़ रहा है, व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा है। तो 600 BC के बाद ये जो नगरों का विकास है ये बड़े पैमाने पर हो जाता है और इसे हम नगरी क्रांति कह देते हैं। ऐतिहासिक काल में पहला नगरी क्रांति आप 600 BC में देखेंगे, या भारतीय संदर्भ में दूसरी बार, पहला हड़प्पा, दूसरा 600 ईस्वी में। तो नगरीकरण बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। आगे के विकास को आप यहां पर समझेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था के किन किन पहलुओं का अध्ययन करना है, और उन पहलुओं को हमने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में समझने का प्रयास किया है। कैसे उन पहलुओं में निरंतरता के तत्व हैं, कैसे परिवर्तन के तत्व हैं,